हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू नेट जी मास्टर। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या चीज़, ध्यान दें। एक नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, मैकेनिक्स। क्या चीज़? मैकेनिक्स। बेसिक चीज़ें हैं, यहीं से पूरी फिजिक्स स्टार्ट होती है। जिस स्टूडेंट का मैकेनिक्स अच्छा हो जाए यानी उसकी फिजिक्स अच्छी हो जाती है। तो बेटा अच्छे से ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर पे, ठीक है। नॉर्मली अगर मैकेनिक्स की बात करें, हम लोग मैकेनिक्स की बात करें बेटा, तो होता क्या चीज़ है, मैकेनिक्स को ओवरऑल दो पार्ट में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है कैनेमैटिक्स और दूसरा पार्ट है उसका डायनेमिक्स। ये कैनेमैटिक्स और डायनेमिक्स क्या चीज़ है भाई? कैनेमैटिक्स में क्या होता है, नॉर्मली हम उन चीज़ों को ही, इस टॉपिक में हम केवल उन चीज़ों को ही डिफाइन करते हैं जिसमें केवल इफेक्ट होता है, यानी कोई बॉडी मोशन कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने एक ब्लॉक लिया, सपोज ये एक ब्लॉक है। अब ये भाई साहब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा? u। कुछ देर बाद अगर हम इसको देखते हैं तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v हो जाती है। अब भाई ये क्यों v हो गया, इसके बारे में हमें कोई लेना देना नहीं है कि ये क्यों v हुआ। इसकी वेलोसिटी u से v हुआ, क्यों हुआ इसके बारे में हम कोई रीज़न नहीं देने वाले। केवल हमको पढ़ना है कि इसकी वेलोसिटी v हो गई, यानी हम इस कंडीशन में केवल फैक्ट को ध्यान देते हैं। इसमें किसमें? कैनेमैटिक्स में। डायनेमिक्स की बात करें तो भाई इसमें क्या होता है, डायनेमिक्स में अगर हम ये बॉडी लिया, जैसे सपोज हमने क्या कर रहे हैं भाई, ये इनिशियल वेलोसिटी u था, कुछ टाइम बाद देखे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। क्यों हुई? तो इसके ऊपर क्या लगा होगा? फोर्स। क्या लगा होगा? फोर्स। मतलब इस टॉपिक में हमको फैक्ट प्लस कॉज दोनों के बारे में डील करना पड़ेगा, यानी हमको बताना पड़ेगा कि ये किस रीज़न से इसकी वेलोसिटी जो है वो u से v हुआ। बात समझ में आ रहा है? मतलब क्या है कि हम लोग इस टॉपिक में यानी डायनेमिक्स जब पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर हमको वेलोसिटी इनिशियल हो या फाइनल हो, दोनों ही कंडीशंस में आएंगे। और एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ों के साथ साथ एक बढ़िया टॉपिक साथ में इंक्लूड हो जाता है, वो है क्या है बेटा? फोर्स। उसमें फोर्स भी लगेगा, और फोर्स क्यों लगा जिसके कारण आपको बताना पड़ेगा इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है? चेंज। क्या हो गई है? चेंज। वो भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये तो चलो ठीक है, ये हम लोग को एनएलएम चैप्टर में पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। अभी हमको इनको डील नहीं करना। अभी तो हम जो पढ़ा रहे हैं वो क्या है आपके लिए बेटा, यहाँ ध्यान दें, कैनेमैटिक्स। तो कैनेमैटिक्स को ओवरऑल देखा जाए तो इसमें भी दो पार्ट्स हो सकते हैं, एक रेस्ट पे और एक मोशन में। रेस्ट क्या चीज़ होता है ये पता है आप लोगों को? मोशन क्या होता है पता है क्या? अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो रेस्ट कहलाएगा, अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो क्या कहलाएगा? मोशन कहलाएगा। ऐसे ही है ना कुछ? नहीं, ये गलत बात है। एक्चुअली में होता क्या चीज़ है बेटा, यूनिवर्स में अगर देखा जाए तो परफेक्ट रूप से कोई भी बॉडी परफेक्ट रेस्ट पर है ही नहीं। ये एक्चुअली में रेस्ट और मोशन, ये दोनों के दोनों ही एक दूसरे के रिलेटिव मोशन होते हैं। क्या होते हैं? दोनों रिलेटिव टर्म्स होते हैं। सॉरी, क्या बोलना चाहिए? रिलेटिव टर्म्स होते हैं। क्लियर है? एक्चुअली में जैसे अगर हम देखें बेटा, आप लोग अभी बैठे हुए हो, स्टूडेंट आप बैठे हुए हो और हम यहाँ पर मोशन कर रहे हैं, बार बार इधर उधर चल रहे हैं, तो अब हम क्या बोलेंगे? आप तो रेस्ट पर हो, लेकिन किसके रिस्पेक्ट पे? ये ज़रूरी पूछना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ चल रहे हैं तो हम किसके रिस्पेक्ट पे मोशन कर रहे हैं भाई, ये भी पूछना पड़ेगा। बात कुछ क्लियर हुई क्या? एक्चुअली में देखिए, जैसे मान लो अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल, मान लो अब हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और रेलगाड़ी जा रही है। अब रेलगाड़ी गुजर गई तो किसके रिस्पेक्ट में? प्लेटफॉर्म में खड़े हुए जो भी ऑब्जर्वर होगा उसके रिस्पेक्ट में अगर हम ट्रेन को देखेंगे तो क्या करेगा? मोशन कर रहा होगा। क्लियर है? अगर यही कहानी हम इसमें बताएं, जैसे सपोज मान लो ये ट्रेन है, अब बढ़िया सा ट्रेन बना लेते हैं जो ऐसा भी रहे। अगर मान लो ये ट्रेन मोशन कर रही है और इसके अंदर ये दो भाई साहब चंगू मंगू जो हैं ये बैठे हुए हैं, ठीक है, चंगू और ये मंगू दोनों बैठे हुए हैं और ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ से कोई ऑब्जर्वर अगर इनको देखता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? इसके रिस्पेक्ट में ट्रेन तो मोशन कर रहा है, तो ये दोनों बंदे भी क्या कर रहे होंगे बेटा? मोशन कर रहे होंगे। हाँ कि ना? क्लियर है? अच्छा, लेकिन ये चंगू के रिस्पेक्ट में मंगू को देखोगे, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो रेस्ट पर है ना, दोनों तो रेस्ट पर दिखाई दे रहे होंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो पूरा कहानी क्या है, किस चीज़ की है? वो है भाई रेस्ट और मोशन जो है वो एक दूसरे के रिलेटिव टर्म्स होते हैं। इस चीज़ को जानना ज़रूरी है। जैसे अगर हम लोग नॉर्मली बात करें अर्थ पर, अगर जैसे हम लोग यहाँ पर क्या है खड़े हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम चल रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यही सब कहानी अगर हम मून से देख रहे हो, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं हम, मून पर कोई ऑब्जर्वर हो और वो अर्थ पर जो भी
ऑब्जेक्ट हो उसको देखेगा तो उसको कैसा दिखाई देगा। रियल में जो अर्थ है वो क्या कर रहा है बेटा, रोटेट हो रहा है, अर्थ तो रोटेट हो रहा है। अब इसमें कोई भी बॉडी रेस्ट पर हो या मोशन कर रहा हो, लेकिन अगर हम मून से देखेंगे तो उसके कंडीशन में वो कैसा दिखाई दे रहा होगा, उसको मोशन करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं भाई बार बार हम कि ये दोनों ही एक दूसरे के रिलेटिव टर्म्स हैं। अगर आपसे किसी भी क्वेश्चंस में इनके बारे में पूछा, या अगर हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई मान लो एक ऑब्जर्वर मोशन कर रहा है या कार जो है वो चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर से, तो आपको तुरंत पूछना पड़ेगा सर जी किसके रिस्पेक्ट में, ये तो बताओ किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है वो बताना ज़रूरी है। तभी वो क्लियर होगा कि वो मोशन कर रहा है कि वो रेस्ट पर है। क्लियर है। अगर मान लो उस ट्रेन की या वो कार जो था उसी के अंदर कोई और दूसरा बंदा है, उसके रिस्पेक्ट में पूछेंगे तो क्या दिखाई दे रहा होगा, वो तो उसको रेस्ट पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो कहानी है रिलेटिव टर्म्स की, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है, शायद थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा अब हम लोग इसमें। सबसे पहले अगर देखा जाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, आप जानते हो क्या डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हाँ बताइए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कोई आइडिया है क्या किसी को? नॉर्मली अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें बेटा, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं और डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या होता है मालूम है किसी को? डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एक्चुअली में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो रियल पाथ होता है, जो रियल पाथ होगा वही उसका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। सपोज मान लो हमने ये ए और ये कंसिडर किया बी और ये कंसिडर कर लिया सी। कोई ऑब्जेक्ट ए से कहाँ जा रहा है बेटा, बी की ओर, फिर बी से कहाँ चला गया, ए की ओर। तो इसका जो रियल पाथ है वो क्या है, ए टू बी, बी टू सी। तो अगर हम आपसे पूछें कि बेटा बताइए इसका डिस्टेंस कितना है, तो उस कंडीशन में आप क्या बताओगे? डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए डी प्लस ए बी प्लस बी सी। अरे यही होगा ना, ठीक है। तो ए डी प्लस डी सी, ये इसका जो रियल पाथ है उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। अगर हम इसी में आपसे पूछ लें कि बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट की कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनिशियल टू फाइनल पॉइंट जो होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के, वो क्या कहलाएंगे, उसके डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से चला कहाँ, बी तक डायरेक्ट पहुँच जाए, ए टू सी, सॉरी कहाँ, ए टू सी डायरेक्ट चला जाए, तो वो क्या कहलाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। क्या बोल रहे हैं हम, एक्चुअल पाथ जो होगा, ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल पाथ होती है वो कहलाता है आपका डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये क्या कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें कहानी क्या है, छोटी छोटी चीज़ें और भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम देखें तो एक भाई साहब वेक्टर क्वांटिटी होते हैं और एक क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो डिस्टेंस क्या होता है आपको पता है क्या, ये भाई साहब क्या कहलाते हैं, स्केलर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, इसमें कोई डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, स्केलर। इसमें डायरेक्शन का रोल होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे बेटा इसको, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर है तो भाई एरो लगा के शो करना पड़ेगा। फिर से रिपीट, क्या बोल रहे हैं ध्यान रखना, डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसमें केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, ना ही ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ओके। नॉर्म डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला जाएगा बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करता है। अब ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, ये वेक्टर टर्म्स में पढ़ेंगे, उसको रहने दो अभी आप। बस इतना ध्यान रखो कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें पाई जा रही हैं, इसलिए क्या कहला रहा है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देख जाए तो डिस्टेंस भाई साहब जो हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। और दूसरी बात, इसकी वैल्यूज हमेशा क्या कहलाएगी, पॉजिटिव होगी। ज़ीरो भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं। जहाँ हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तीनों चीज़ें हो सकती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। क्लियर हुआ क्या? अच्छा।
और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगर देखा जाए इन दोनों में क्या डिफरेंस पाया जाता है, और तो भाई हाँ, एक और मेन टॉपिक एक और रहेगा आपका, क्या चीज़ की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर देखा जाए तो डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, ग्रेटर देन या फिर उसके इक्वल, उससे छोटा कभी नहीं हो सकता। ध्यान रखना, क्या डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से हमेशा मोर देन होगा या फिर उसके इक्वल होगा, लेकिन उससे स्मॉलर देन नहीं हो सकता। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्या क्या? स्केलर क्वांटिटी है भाई डिस्टेंस, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वैल्यूज ऑलवेज पॉजिटिव होती है या ज़ीरो हो सकती है, ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, ये ज़ीरो पॉजिटिव और नेगेटिव सब हो सकता है। इस डिस्टेंस की वैल्यूज जो है वो मोर देन और ग्रेटर देन, सॉरी डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। ये भी एक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? अब चलो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं। अब हम लोग क्या बनाना चालू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस। ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की कहानी है क्या रियल में, वो देखा जाए। एक सिंपल सी बातें आपको समझ में आएंगी कि क्या बताना चाह रहे हैं हम। ठीक है, चलो देखा जाए। जैसे मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से चल रहा है बी की डायरेक्शन में, अब हम यहाँ पर वेक्टर लॉ लगा के या वेक्टर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, सिंपल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो आप बना सकते हो, इसलिए बहुत बड़ा काम नहीं होगा। चलो देखिए यहाँ पे, तो कोई ऑब्जेक्ट चला ए से बी, ठीक है, और फिर बी से कहाँ चल गया भाई, सी, और फिर से सी से वापस कहाँ आ गया, डी तक। तो ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी, और डी टू वापस लौट गया कहाँ, ये ई तक। कुछ ऐसी कहानी चल रही है। ठीक है, हाँ भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें इनकी कुछ मैग्नीट्यूड भी गिवन है। क्या क्या मैग्नीट्यूड गिवन है अगर वो देख लिया जाए तो भाई ये पूरा हम मान लेते हैं ये 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर ए टू बी। फिर बी टू सी अगर देखा जाए तो ये पूरा क्या मान लेते हैं बेटा, 4 मीटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, देख लें अच्छे से। और वही कहानी यहाँ पर देखा जाए, सी टू डी का भी डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। इसकी वैल्यू सपोज ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लें बोलो बेटा लोग, 4 ही ले लेते हैं, हटाओ 4 मीटर। ठीक, अब आपसे पूछा गया बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज क्या होगी। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका डिस्टेंस की वैल्यूज निकालते हैं। जैसे हमने कहा था कि डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ। ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल पाथ होगा वही क्या कहलाएगा, इसका डिस्टेंस। तो चल लो भाई, एक्चुअल पाथ क्या होगा, ए टू बी, प्लस बी से कहाँ गया, सी, प्लस सी से कहाँ गया बेटा, डी, और डी से कहाँ चला गया, बोलिए बोलिए बोलिए, डी से कहाँ गया बेटा, डी से ई, ये रहा। वैल्यूज पुट कर दें, क्या आएगा बताइए, 8, फिर प्लस 4, फिर प्लस 4, फिर प्लस, अच्छा यहाँ से यहाँ तक वैल्यूज नहीं दिए क्या, हम मान लेते हैं कितना है बेटा, ये 1 मीटर। कितना, 1 मीटर। तो ये हो गया 1। ओवरऑल ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 8 और 8, 16 और 1 17, 17 मीटर। ये क्या आ गया इसका डिस्टेंस, क्या आ गया बेटा इसका डिस्टेंस। अब हम लोग इसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज फाइंड करते हैं। क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन जैसे हमने कहा था, शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इनिशियल टू फाइनल, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा वही क्या कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो अगर देखा जाए तो हम अगर ए से डायरेक्ट सी पर पहुंच जाए तो ये सबसे छोटा पाथ होगा, इससे स्मॉलर पाथ और हो सकता है क्या, नहीं। तो उस कंडीशंस में हम क्या करेंगे बेटा, अब इनकी वैल्यूज फाइंड कर लो। अगर अच्छे से देखो, अगर ये 1 है और ये ओवरऑल कितना है बेटा आपका 4, तो ये जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना बेटा, 3 मीटर। अरे है ना, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 4, और ये ओवरऑल कितना था 8, तो ये भी लेंथ कितनी होगी, यहाँ लिख लें क्या, चलिए देख लीजिए, ये कितना हो जाएगा 4 मीटर। ये 4 है और ये 3 है। अगर इसको हम अलग से ड्रॉ कर लें, कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा हो शायद, यहाँ ध्यान दो, अगर इसको हम अलग से ड्रॉ कर लें तो क्या हो गया, ये ए, और इसको कुछ नाम दे दो भाई, ई के बाद क्या आएगा एफ, तो ये एफ हो गया, और ये क्या हो गया डी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितना है 4, ये लेंथ कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप फाइंड कर सकते हो या डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लो भाई, क्या आएगा बेटा बोलो, ए डी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो ए डी का
होल स्क्वायर इक्वल टू ए एफ का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर। बोलो ए एफ की वैल्यूज़ कितनी है 4 का स्क्वायर प्लस एफ डी की वैल्यूज़ कितनी है बेटा 3 का स्क्वायर। ओवरऑल कितना होगा 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। ये ए डी का होल स्क्वायर था, तो अब ए डी की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी √/25। तो ये ए डी जो आया कितना आया 5 मीटर। मतलब अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 5 मीटर। अरे आया समझ में कुछ? अरे बोलिए भाई समझ में आया कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट कौन है ए डी, जिसकी वैल्यूज़ कितनी आई है 5 मीटर। यानी इन दोनों के बीच का जो सबसे मिनिमम सेपरेशन होगा उसी को हम क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत? चलो इसे नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन की ओर देखते हैं बेटा। चलिए बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सपोज मान लो हमारे पास एक सर्कल है। क्या है? एक सर्कल, ठीक है। अब इसको हम कुछ पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सपोज ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी और ये रहा डी। एक रहन ए, एक रहन बी, एक रहन सी और एक रहन पत्ते। ऐसा कुछ सुने होगा कभी? नहीं। चलो देखते हैं। ये ए है, ये बी, ये रहा सी और ये रहा डी। अब हमको बताना है बेटा इसका रेडियस हम कंसीडर कर लेते हैं। कितना है? सेंटर पे ले ले और इसका रेडियस कितना है बेटा आर। तो ऑल साइड इक्वल हो जाएंगे, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। इतना तो सभी को पता होगा। हाँ जी। तो अब आपको इस क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज फाइंड करनी। क्या निकालना है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दो वैल्यू फाइंड करना है। कहाँ से कहाँ तक? तो अच्छा जी बता देते हैं। पहले ए टू बी निकालो, फिर कहाँ से कहाँ निकालोगे? ए टू सी निकालिए। फिर आप क्या फाइंड करोगे बेटा? ए टू सी के बाद ए टू डी एंड लास्ट ए टू ए। ये वैल्यूज फाइंड करके दिखाना है आपको। ठीक, क्या बोल रहे हैं? समझ में आया क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज क्या होगी ये बताएंगे आप। अब बेटा एक बात बताओ, जैसे हमने बोला कि डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या बोले थे हम? एक्चुअल पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर जो भी होगा, जो एक्चुअल पाथ को ट्रेवल कर रहा होगा वही क्या कहलाएगा? उसका डिस्टेंस। तो अगर हम ए से चलना स्टार्ट करेंगे तो हम तो इस पॉइंट पे मूव कर रहे होंगे ना। तो ये रहा ए टू बी। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा या एक्चुअल पाथ जो है वही उसका डिस्टेंस होगा। और इसकी वैल्यूज क्या होगी पता है क्या? ये पूरा सर्कल पे अगर हम घूम जाएंगे तो क्या बन जाएगा? सरकमफ्रेंस की, जिसकी वैल्यूज क्या होती है 2πr। क्या होती है? 2πr। हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? πr। अरे हाँ ना, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो क्या होगा? πr। पूरा घूमेंगे तो क्या होगा बेटा? 2πr। पूरा घूमेंगे तो क्या आएगा? 2πr। यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो क्या होगा? πr। यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो उसका भी हाफ। कुछ गलत बोले क्या? ठीक है ना। देखो एक साइकिल पूरा कंप्लीट, तो सरकमफ्रेंस क्या कहलाएगा उसका? 2πr। ए टू ए चलेंगे तो क्या होगा? 2πr। कोई दिक्कत? अगर हम केवल ए से कहाँ पहुँचे? सी पर। ए से कहाँ पहुँचे? सी पर। तो हाफ हो गया ना भाई। 2πr का आधा कितना हो जाएगा? πr। अगर हम बोलें ए टू बी तो ये उसका भी आधा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? πr बाई 2। अरे क्लियर ना? अच्छा, अब ए से डी तक आ जाएं। कहाँ तक? ए से डी तक आ जाएं तो क्या होगा? πr बाई 2, πr बाई 2 मतलब 3πr बाई 2। 3πr बाई 2। अरे हाँ कि ना? कोई डाउट है क्या? ये पाई थोड़ा स्मार्ट है, देख लेना भाई। लो मिटा देते हैं, फिर से बना लेते हैं। 3πr बाई 2। ये सब क्या निकल गया आपका? डिस्टेंस। क्या निकल गया? डिस्टेंस। अब हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था भाई, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये देखो हम इसी क्वेश्चन में सॉल्व कर दे रहे हैं। आप लोग अलग डायग्राम बना के सॉल्व करें। ये क्या कहलाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट पहुँच जाए, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। ये क्या कहलाएगा बेटा आपका? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसकी वैल्यूज निकालो। तो ये अगर अच्छे से देखें तो ये तो ट्रायंगल बन गया जी। कितने का एंगल? 90। अलग से डायग्राम बनाए क्या? देखो ये आर है, ये आर है, तो ये कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। लगता है आता है कि वो भी लगा के दिखाएं। चलो लगा देते हैं। ये लो ए, ये बी, सॉरी कुछ और कंसीडर कर लेंगे ऐसे एग्जाम्पल, ए बी एंड सी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा बेटा? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी बोलो? √2r। कुछ गलत तो नहीं है? देख लो। तो ए टू ए, अगर हम ए से ए जा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? r। ये भी कितना है?
आर, तो इसकी वैल्यू शायद हमको लगता है √2r आ रहा होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ क्या लिख लें, √2r। अब आपको पूछा A to C, तो A से C डायरेक्ट आ जाइए, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, तो यही तो होगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा r, और ये भी क्या होगा r, तो फिर से कितना हो गया 2r। अब आपको पूछा A से कहाँ पहुँचना है, C D तक, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछे थे हम, तो भाई तो आपको यहाँ से यहाँ डायरेक्ट मिला दीजिए। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपके लिए, बताओ, ये r है, ये r है, तो ये भी कितना आएगा √2r होगा कि नहीं, ये r, तो ये भी कितना आएगा √2r। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज क्या हो जाएगी, √2r। क्लियर। नेक्स्ट और चलें आगे इसी में, तो भाई अगर हम A से घूमकर वापस A पर पहुँच जाएंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि हम जहाँ से चले थे वहीं आ गए, इनिशियल और फाइनल दोनों एक ही पॉइंट पर हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज क्या हो जाएगी बेटा, 0। शायद समझ में आया होगा हमारी बात, पक्का। कोई आ रहा है ना, चाहोगे तो और बच्चे टाइप भी बता सकते हैं, ग्राफ प्लॉट करके भी समझाया जा सकता है, लेकिन हमको लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें, बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, एक बार नोट करो। चलिए हो गया बेटा ये। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे नॉर्मली अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें अगर देखा जाए, ये सर्कल था, ठीक है क्या, ठीक है, ये सर्कल है, A to B का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मालूम है, A to B का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मालूम है, ये A रहा, ये B रहा, ये C रहा, ये D रहा। नया क्वेश्चन से भाई, अलग क्वेश्चन दे रहे हैं फिर से। लेकिन अगर हम आपसे बोल दें A to C ना, हम A से केवल A to B नहीं जाते, हम A से ही चले गए, इस आर्क का बताओ, क्या बताओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या बता सकते हो। एक मिनट, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों नहीं लेते हम, केवल एक्चुअल, हाँ चलो दोनों बता देते हैं टॉप। तो भाई ये अगर इनिशियल A से कहाँ गया, C पर, तो एंगल बनाया होगा कुछ, कितना, थीटा। रेडियस कितना मान लेते हैं, r, रेडियस कितना मान लेते हैं, r। ठीक है, तो आपको इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है। क्या क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान रखना, फाइंड डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, इसका रेशियो बता दीजिए क्या होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है। अच्छा अभी बताते हैं। डिस्टेंस सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं हम लोग, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ कितना होगा बेटा, अगर हम A से C चलें तो एक्चुअल पाथ कैसे निकालेंगे, तो शायद एक छोटा सा फॉर्मूला याद हो आपको, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन, आर्क अपॉन रेडियस। तो भाई ये आर्क A से C क्या चीज़ है, R, ये क्या है रेडियस, ये क्या है एंगल, तो एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो भाई ये आर्क है ना, तो आर्क की वैल्यूज क्या हो जाएगी, बोलो 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 बोलो, एंगल इनटू रेडियस, यानी AC भाई साहब कहलाएंगे θr। कुछ गलत थोड़ी बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो हमारे लिए डिस्टेंस की वैल्यूज क्या मिल गई, AC, और ये AC कौन है आपका, θ इनटू r। ये थीटा है भाई, थोड़ा स्मार्ट है, क्यू टाइप दिख रहा है क्या, लो फिर से सुधार देते हैं, θ इनटू r। ये क्या मिल गया आपको, एक्चुअल पाथ, ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल पाथ था A to C, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये रहा। अब आपको निकालना है डिस्टेंस की वैल्यू, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या करें बताओ, हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। अगर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, दिख रहा है कि नहीं परपेंडिकुलर, थोड़ा सा गलत दिख रहा है क्या, रुको सुधार देते हैं, ये लो अब सही है। ये पूरा एंगल कितना था, थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, θ/2। ये एंगल कितना बनाया भाई, 90। अरे हाँ ना। अब बेटा अगर हमने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, हमको क्या निकालना है, एक मिनट, हमको क्या निकालना था, डिस्प्लेसमेंट। हम इसी डायग्राम को इधर बना लें क्या, चलो यहाँ बना के दिखाते हैं बेटा, देखना जरा सा, यहाँ बना लेते हैं, उसी में क्यों कचड़ा करें बेमतलब का। रुको, हाँ ठीक है, दिख रहा है सर्कल, एज्यूम कर लो। ये कौन था, A, ये कौन था बेटा आपका B, और यहाँ क्या है C। एंगल कितना है टोटल, थीटा। तो बेटा हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज क्या होती है, इनिशियल और फाइनल, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन जो होगी शॉर्टेस्ट पाथ, तो यही होगा डिस्प्लेसमेंट। तो हमको निकालना है AC,
तो हमको निकालना है ए सी, ये रहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब हमने यहाँ से क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, θ/2। ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस, जिसकी वैल्यूज क्या होगी जी, आर। अब एक बात बताओ, अगर हम इसको अच्छे से देखें, मान लो कुछ नाम दे देते हैं, नामकरण कर दो इसका, क्या आ जाएगा, ई। तो बेटा अब इसमें ए और ई के बीच का वैल्यू क्या होगा। अगर हम ट्रायंगल को देखें, अगर यहाँ एंगल बना तो सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। अरे हाँ ना, पक्का। और ये कितना दे दिया है आपको, आर, तो इसकी वैल्यूज क्या होगी, इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन देखेंगे तो क्या बनेगा, ये क्या ड्रॉ किए थे, परपेंडिकुलर लाइन ना, तो भाई ये बेस है, सॉरी ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपो, ऐसी होता है ना कुछ। तो अगर इनमें रिलेशनशिप निकाला जाए, अगर हम इसमें एक ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल, नामकरण दे दे रहे हैं जी, ओ ए ई, ओ ए ई, इस ट्रायंगल में अच्छे से देखें, आपसे डायरेक्ट लिख सकते हैं लेकिन फिर भी समझा दे रहे हैं। तो अगर हम देखें पी और एच में कौन सा रिलेशन होता है बेटा, साइन का, तो यहाँ क्या आएगा, साइन θ/2 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बेटा, बोलो ए, और नीचे क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, ओ ए। वैल्यूज बोलो इसकी, ये तो निकालना है आपको, तो ए ई इक्वल टू क्या मिला, बोलो ओ ए साइन θ/2। ओ ए की वैल्यूज क्या है, आर, तो क्या मिल गया, आर साइन θ/2। अरे मिला कि नहीं मिला, ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो क्या मिल गया है आपको, आर साइन θ/2। हमको तो पूरा निकालना है, आधा मिला है तो पूरा करेंगे, तो दोनों को आपस में क्या कर दें, ऐड कर दें। देखो यहाँ पे देखो, ये एक लाइन ड्रॉ किए, ये कौन है, सी, ये कौन है बेटा आपका, ए, और ये कौन है बेटा आपका, ई। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यूज़ है, ए ई की वैल्यूज़ जो है कितनी आ गई है, आर, ठीक से लिखें क्या, नहीं समझ में आ रहा है, लो 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 लो, ये क्या आएगा, आर साइन θ/2, और ये वैल्यूज भी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर थी, दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया तो आर साइन θ/2, ये भी हो गया, समझ में आया। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारे ख्याल से 2r, अरे हाँ ना, 2r साइन θ/2, अरे यही तो निकालना था, अरे यही तो फाइंड करना है ना आपको क्वेश्चंस में। तो बताओ ए सी की वैल्यूज कितनी आ गई, 2r साइन θ/2। क्या समझ में आ रहा है, अरे क्या समझ में आ रहा है। इस डायग्राम को हम दोबारा बनाया, ये ट्रायंगल लिए और ए सी की वैल्यूज फाइंड की, ए सी की वैल्यूज वापस पुट कर दिए बेटा, वैल्यूज आ गई। रेशियो निकालना था, हाँ जी, तो निकाल लो। इसे क्या आएगा बोलो, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू θr अपॉन 2r साइन θ/2। r से r कैंसल, तो इसकी वैल्यूज आ गई θ अपॉन 2 साइन θ/2। यही है डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत, अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत है क्या। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते समझ में आ गया। डिस्टेंस भी निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी निकल जाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, सब बनेगा, सब बनेगा, ठीक है, नोट कर लो। चलिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक अपना है, क्या ले लेते हैं अब हम लोग, स्पीड के बारे में। चलिए, स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल सर्च फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, स्पीड। वैसे ही इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है बेटा, एक्चुअली में इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या समझते हो आप, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कोई बॉडी की क्या स्पीड होगी वो एक्सप्लेन करना रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस। समझ में आ रहा है। एवरेज स्पीड की बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा, एवरेज मतलब, अब जैसे एक सिंपल से एक बात करें एवरेज की, तो अगर मान लो हमको दुर्ग से रायपुर जाना है और हम बाई ट्रेन जा रहे हैं, तो उस कंडीशंस में जो ट्रेन है अगर स्टार्ट हुई, उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या वो 40 किलोमीटर पर आवर से चलेगी क्या, नहीं, बीच बीच में चली होगी, थोड़ा कहीं रुक गई होगी, फिर चली होगी, फिर कहीं रुक गई होगी। लेकिन अगर हम जब पूछेंगे कि भाई ट्रेन की स्पीड क्या थी, तो आप क्या बताओगे, 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसा कैसे आया, वो कंटिन्यू चल रहा था क्या इतने से, नहीं, हमने क्या निकाला उसका एवरेज, वो कहलाएगा एवरेज स्पीड। मतलब हम
टोटल डिस्टेंस जो होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जब करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एवरेज स्पीड। फिर से रिपीट, ध्यान रखें, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं हम लोग। डेल वी बाई डेल एक्स बाई डेल टी, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज क्या ले लेते हैं हम लोग, डेल एक्स से शो कर रहे हैं। तो इसको एक काम कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए कि इसको लिमिट से शो करते हैं। नॉर्मली मॉड ले लिया गया, ध्यान रखना, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एक्स बाई डेल टी, मतलब टाइम का अप्रोच 0 की ओर है, 0 नहीं है, अप्रोच 0 की ओर है। अप्रोक्स लगभग 0 है लेकिन 100% 0 नहीं है। तो उस कंडीशन में अगर हम इसको चाहें तो डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। फॉर्मूला है, मैथ्स है डिफरेंशियल का। तो हम लोग इस लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एक्स बाई डेल टी को क्या लिखते हैं, डी एक्स बाई डी टी। कई लोग इसी चीज़ को डेल एस बाई डेल टी लिख लेते हैं, या कई लोग डी आर बाई डी टी लिख लेते हैं। तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, सब क्या चीज़ है, एक ही चीज़ है। रिप्रेजेंट अलग अलग तरीके से कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। और वेक्टर नहीं लगा रहे हैं, एरो नहीं लगा रहे हैं। अगर एरो लगा लेते तो क्या हो जाता है, ये वेलोसिटी हो जाएगा, बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको खत्म करें। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा भैया आपके लिए, ये एवरेज स्पीड कहलाएगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्लियर। तो ये फॉर्मूले मालूम होना चाहिए। अब इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं या कुछ कंडीशंस हम आपको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं, मज़ा आएगा, देखना 2 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे क्या बताया जा रहा है, ध्यान रखना। जैसे सपोज हमने क्या किया, कुछ पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। सपोज ये ए पॉइंट है बेटा, ये बी है और ये सी है। अब ए बी सी से क्या मतलब, मान लो ये ए मतलब अंबिकापुर, बी मतलब बिलासपुर, बीच में कोई सी कोई प्लेस होगा, कहीं पर भी कंसीडर कर लेते हैं। अब अंबिकापुर से सी जाना है और सी से कहाँ जाना है, बी, बी मतलब बिलासपुर। सी का मतलब क्या था, कोई नाम वाम याद आता तो ले लेते यार, चलो हटाओ जो भी है। तो आपको क्वेश्चंस में इन दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है। सपोज कितना है, x1, और सी से बी का बीच का सेपरेशन दे देते हैं, मान लेते कितना है, x2, और टाइम इंटरवल भी दिया हुआ है t1, और सी से बी का टाइम इंटरवल कितना दिया हुआ बेटा, t2। तो ये सब क्वेश्चंस में गिवन है, क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है और टाइम गिवन है, और आपको निकालना है एवरेज स्पीड। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो भाई एवीजी की वैल्यूज क्या होगी, तो जैसे हमको मालूम है, क्या मालूम है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बेटा एवीजी क्या होगा, अगर देखा जाए टोटल डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, x1, फिर कितना है x2, ये हो गया टोटल डिस्टेंस, अपन टोटल टाइम कितना हो जाएगा बोलो, t1 प्लस t2, कहानी खत्म। ये ऐसे करोगे सॉल्व हो जाएगा। देखो अभी हम जो बताना चाहते हैं वो ये कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। कोई भी टीचर अगर क्वेश्चन बनाता है तो क्या सोच कर बनाता है, वो अप्रोच बता रहे हैं आपको। अगर आप ये सीख गए ना तो कोई भी क्वेश्चन दें आप खुद बना सकते हो, किसी दूसरे की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ध्यान देना अभी इसको, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब इसमें ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे, कौन सा टाइप, फर्स्ट। अब सेकंड टाइप, बी टाइप क्वेश्चन जो होंगे उनकी बात करते हैं बेटा। अब इसमें क्या दिया होगा आपको ध्यान दें बेटा, इसमें क्या दिया हुआ है आपको, सपोज वही फिर से कहानी, जैसे मान लो ये बी है, ये ए है और ये सी। अब आपको क्वेश्चंस में ए से सी के बीच का डिस्टेंस ना देकर वैल्यू स्पीड दे दिया। स्पीड कितना, v1, इन दोनों के बीच का स्पीड कितना, v2, टाइम कितना जी, t1, यहाँ से टाइम इनके बीच का टाइमिंग कितना है, t2। ओके, अब आपसे पूछा बताओ एवरेज स्पीड की वैल्यूज क्या होगी। तो एवरेज स्पीड फिर से फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, तो आपको क्या टोटल डिस्टेंस मालूम है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मालूम है क्या, ए टू सी नहीं मालूम, आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, तो हमको फॉर्मूला मालूम है v इक्वल टू डी बाई टी, मतलब वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। अब यहाँ पे
डिस्टेंस नहीं मालूम है, हम उसको कंसिडर कर लेते हैं x1। क्या कंसिडर कर लेते हैं? x1। ये क्या चीज़ है? a से c के बीच का सेपरेशन, यानी डिस्टेंस गिवन है जी x1। ओके, x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? v1 इंटू T1। देखो यहाँ पर a से c के बीच का टाइमिंग कितना है, वेलोसिटी कितनी है और टाइमिंग कितना है, v1 इंटू T1। एंड C2B, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं x2। इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी बोलो? v2 T2। अरे हाँ कि ना? तो x1 भी मिल गया और x2 भी मिल गया। अब इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं? वैल्यूज पुट करते हैं। अब इसमें क्या कर देते हैं? वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखना क्या आएगा, देखिए क्या आएगा, AVG एवरेज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई T1 प्लस T2। बेटा वैल्यू बोलो, x1 की वैल्यूज बोलो कितना निकाले। देखो यहाँ पर क्या आया है, v1 T1 प्लस v2 T2 अपॉन, देखो क्या लिखा हुआ है जी, टाइमिंग T1 प्लस T2। कहानी खत्म। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? जैसे मान लो आपको बोल दिया दुर्ग से बिलासपुर जाना है। दुर्ग से कहाँ जाना है जी? बिलासपुर। और बीच में एक और जगह पड़ा रायपुर। तो दुर्ग से जब गाड़ी चल रही है तो उसकी स्पीड v1 है 40, मान लो 40 दे दिया। फिर रायपुर से बिलासपुर गए तो मान लेते उसका 60 दे दिया। अब यहाँ से यहाँ तक का जो टाइमिंग है, दुर्ग से रायपुर का जो टाइमिंग है T1, मतलब सपोज ले लेते हैं हमको 1 घंटा लग रहा है, और फिर रायपुर से बिलासपुर जाने में 2 घंटा लग रहा है। तो बताइए उसका एवरेज स्पीड क्या होगा? तो लो, फॉर्मूला मालूम है, लगा दीजिए, रख दीजिए, सॉल्व कीजिए, आ जाएगा आंसर। बात समझ में आया बेटा? वेरी गुड। अब इसी में हम लोग क्या लेते हैं, कुछ कंडीशन कंसीडर कर लेते हैं। क्या है इसमें कंडीशन? सपोज हमने मान लिया कि भाई T1 और T2 क्या है, आपस में इक्वल है। मतलब दुर्ग से रायपुर जाने में जो लगा समय है उतने ही समय में हम रायपुर से बिलासपुर भी चले गए, तो टाइम सबका सेम है। हाँ, स्पीड अलग अलग। दुर्ग से रायपुर जाने की टाइमिंग और रायपुर से बिलासपुर जाने का टाइमिंग सेम है, लेकिन इनके बीच की जो वेलोसिटी है सबकी क्या है, डिफरेंट है। वेलोसिटी नहीं, स्पीड क्या है, अलग अलग है। तो उस कंडीशन में AVG की वैल्यूज क्या होगी, निकालते हैं। चलो निकाला जाए। ओके, तो बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो। बताओ क्या लिखेंगे, v1t प्लस v2t अपॉन t प्लस t। सॉल्व करो, कितना आएगा, v1 प्लस v2t क्या हो जाएगा बाहर, अपॉन 2t, तो tt कैंसल, AVG कितना होगा जी, बोलो, v1 प्लस v2 बाई 2। ये आ गया आंसर, खत्म। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया, मान लेते हैं हम वही राम कहानी फिर से रिपीट किया, दुर्ग से रायपुर गए 40 किलोमीटर, टाइम लिया 1 घंटा, और रायपुर से कहाँ चले हम लोग, बिलासपुर, टाइम ले रहे हैं अभी भी हम लोग 1 आवर्स ही ले रहे हैं, लेकिन दोनों ही कंडीशंस में स्पीड अलग अलग, एक बार 40 था, दूसरी बार 60। तो बोलो एवरेज कितना, डायरेक्ट ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, एवरेज निकल आएगा। इन सब के ताम झाम के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंडीशंस मालूम है क्योंकि बात समझ में आ रहा है बेटा। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 2 देखो, इसी कंडीशंस में ही देखते हैं हम लोग क्या कंडीशन है भाई। यहाँ पे अभी हमने क्या इक्वल कंसिडर किया था, टाइम। अब हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, वेलोसिटी। v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू क्या ले लेते हैं, v। मान लेते हैं सपोज कि इनके बीच की जो वेलोसिटी है सेम है, टाइम अलग अलग हो सकता है, टाइम अलग अलग है। दुर्ग से रायपुर जाने के लिए वेलोसिटी 40 था, और रायपुर से बिलासपुर जाने के लिए भी वेलोसिटी 40 है, टाइम अलग अलग, पहले में 1 आवर्स, दूसरे में 2 आवर्स। पूछो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। ऐसा कंडीशन मिल जाए तो क्या करोगे जी, हाँ भाई करेंगे, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। क्या करेंगे देखो, तो आप इसमें है वैल्यूज पुट कर दो, सिंपल सा, इसी फॉर्मूले में, कुछ नहीं करना है, बस क्या करेंगे, v, जहाँ v1 है वहाँ v रख दो, T1 प्लस v T2 अपॉन T1 प्लस T2 इक्वल टू v कॉमन T1 प्लस T2 अपॉन T1 प्लस T2, दोनों क्या हो गया, कैंसल। तो बताइए AVG की वैल्यूज कितनी आ गई बेटा, v। क्या आ गया, v। खत्म, कहानी समाप्त, तुरंत आंसर, जो 40 आंसर आ गया। अब आपको कुछ करना ही नहीं था उसमें। बात कुछ समझ में आया क्या? अच्छा, अब ये जो चीज़ हमने आपको एक्सप्लेन किया, देख लो एक बार, नोट कर लो इसको अच्छे से। हाँ, अब ये जो चीज़ें हमने एक्सप्लेन किया है आपको, उसमें मेन टॉपिक पे थोड़ा ध्यान दें, कुछ बातें और। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम A से B तक जाएं तो उसे केवल 2 पार्ट में ही डिस्ट्रीब्यूट करें,
3-4 पार्ट में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब हम दुर्ग से बिलासपुर जा रहे हैं तो केवल रायपुर मेरे को कोई ज़रूरी है क्या? नहीं, पावर हाउस में भी रुक सकते हैं, रायपुर में भी रुकेंगे, आगे और भी 2-4 स्टेशन होंगे वहाँ पर भी रुका जा सकता है। तो वैसे कंडीशंस में क्या फॉर्मूला होगा? बोलो बोलो बोलो। हाँ भाई बताना पड़ेगा, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो भाई ऐसे कंडीशंस में हमारे लिए जो फॉर्मूले बनेंगे अलग अलग हो जाएंगे, बस थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। क्या होगा बताओ? ये जो फर्स्ट कंडीशन जो था वो तो सिंपल सा है, इसी के आगे क्या जोड़ दोगे आप? v। ऐसे कंडीशंस के लिए क्या कर लोगे बेटा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 xn अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डैश 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 tn। समझ में आया क्या? फर्स्ट केस की बात हो रही थी। सेकंड केस की बात करें बेटा अब हम लोग। इस केस में जो आंसर आया उसको देखो जाके। उस कंडीशंस में हम क्या करेंगे बोलो? ए बी जी इक्वल टू वेलोसिटी दिए थे ना, हाँ वेलोसिटी और टाइम की कहानी हो चुकी है, ठीक है। हाँ भाई बताओ यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा? v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 प्लस डैश 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 डैश। इसको मिटा दें क्या? ये तो थोड़ा सा रफ कर दे रहे बेटा, देख लो एक बार। यहाँ क्या आएगा? vn tn होल अपॉन क्या आएगा जी बोलो? फॉर्मूला देख लो ना आप ही लोग, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डैश 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 tn। कोई डाउट? वेरी गुड, आगे बढ़ें। नेक्स्ट एक और कंडीशन सॉल्व किए थे हम लोग। कंडीशन के अंदर कंडीशन सॉल्व किया गया था, जैसे एवरेज निकालना हो तो प्लस v1 प्लस v2 प्लस p3 डैश डैश निकाल सकते हो ना, खुद कर लेना। ऐसे ये तो सेम रहेगा, ये खुद कीजिए, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अभी हमने क्या किया? पहला कंडीशन क्वेश्चन जो सॉल्व किया जिसमें आपको x और t दिया था, मतलब डिस्टेंस दिया था और टाइम दिया था क्वेश्चन में, तो आप एवरेज वेलोसिटी निकाले। दूसरे में हमने क्या किया? वेलोसिटी और क्या दिया? टाइम गिवन हो, तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए थे वो मालूम हो गया। अब आपको क्वेश्चंस में v और t दे देगा, मतलब डिस्टेंस और वेलोसिटी गिवन होगा, टाइम गिवन नहीं होगा, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो चेक करते हैं बेटा। इसे रफ कर दें, चलो देखो। तो चलिए फिर से ध्यान दें, ये कौन था? b, ये a और ये c। हाँ भाई क्या गिवन होगा क्वेश्चंस में? x गिवन होगा, मतलब a से c का डिस्टेंस x1, c से b का x2। अब यहाँ पे टाइम ना देकर क्या दे दिया? वेलोसिटी v1। यहाँ पे वेलोसिटी कितना दे दिया है? v2। सॉल्व करें बेटा, चलो कंडीशन सी थर्ड लास्ट है ये। अब इसमें कैसे निकालेंगे बोलो? एवरेज कैसे निकाला जाएगा? तो हाँ जी, एवरेज इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना? x1 प्लस x2, टाइम कितना? t1 प्लस t2। लेकिन क्वेश्चंस में टाइम दिया है क्या? नहीं, टाइम निकालना पड़ेगा। तो भाई हमको क्या मालूम है पहले बताओ? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा बताओ भाई? टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अब इस फॉर्मूले के फॉर्म में अगर देखा जाए तो हमको लगता है कि t1 की वैल्यूज क्या हो जाएगी? x1 बाय v1, है ना, एंड t2 की वैल्यूज क्या होगी बेटा बोलो? x2 बाय v2। बस वैल्यूज पुट कर दो, बस इसमें क्या करना है? वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दीजिए, और कुछ नहीं है। तो देखो क्या आएगा बोलो? x1 प्लस x2 होल अपॉन x1 बाय v1 प्लस x2 बाय v2। ये हो गया ख़त्म, समाप्त, कुछ बचा ही नहीं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे? अगर कंडीशन देखें इसमें, फर्स्ट कंडीशन अगर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x, ये एज्यूम कर लेते हैं कि भाई दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? सेम। टाइम दोनों के लिए क्या होगा? कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस सेम है। टाइम तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं था, तो क्या निकालेंगे? एवरेज। ए बी जी की वैल्यूज क्या होगी बोलो? x प्लस एक्स अपॉन x बाई v1 प्लस x बाई v2। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 2x अपॉन x कॉमन 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2
x ने x को मार दिया, तो क्या आएगा ए वी जी इक्वल टू बोलो 2 अपॉन एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा बेटा v2 प्लस v1 बाय v1 v2, ये कहाँ भागेगा जी ऊपर, तो ए वी जी इक्वल टू क्या होगा 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये क्या मिला एवरेज। कब कंडीशन जब दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो बेटा इक्वल हो, सेपरेशन क्या हो बेटा इक्वल हो, तब के लिए ये फॉर्मूला क्लियर है। अच्छा अब इसमें एक और कंडीशन यूज़ कर लेते हैं हम लोग, क्या कंडीशन है देखा जाए। जैसे इसमें डिस्टेंस को कर लिए थे, अब किसकी बारी आ गई बेटा वेलोसिटी की, v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v। अब बताओ क्या होगा, चलो अगेन फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, क्या आएगा x1 प्लस x2 अपॉन x1 बाय v प्लस x2 बाय v, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा x1 प्लस x2 अपॉन x1 प्लस x2 बाय v, तो ये v कहाँ चला गया, तो ये क्या आएगा बोलो ए वी जी इक्वल टू v ऊपर x1 प्लस x2 अपॉन x1 प्लस x2, दोनों कैंसिल, तो आंसर क्या आया इक्वल टू v। अब देखो एवरेज तो दोनों में सेम आ रहा है, जैसे उसमें भी किए थे ना, सेम वही प्रोसेस है। तो भाई आपको पता क्या होना चाहिए कंडीशंस, कि क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें गिवन है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3 टाइप्स के होते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला x और t दिया रहे, तब के लिए हमने शुरू में बताया एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, vt दिया रहे तो कैसे निकाल सकते हैं xv सॉरी। तो ये रहा, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए इस क्वेश्चंस को देखते हैं जरा, क्या बोल रहा है बेटा इस क्वेश्चंस में, अ पर्सन कवर 100 मीटर डिस्टेंस सच दैट फर्स्ट 50 मीटर he moved with speed 20 meter per second and remains 50 meter speed is 40 meter per second, find average speed। तो बेटा एवरेज स्पीड की वैल्यूज फाइंड करना है, और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 100 मीटर का डिस्टेंस था फर्स्ट, यानी कि अगर देखा जाए सॉल्व करोगे जब आप, तो क्या चीज़ ध्यान रखोगे कि भाई इसमें जो डिस्टेंस है वो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है, इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है। तो अभी तो हमने इसका फॉर्मूला बताया था आपको, याद है, अगर आपके क्वेश्चंस में x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू क्या हो जाए x, याद आ रहा है कुछ, ये कितना था x1, ये क्या था x2, ठीक है। और स्पीड दिया है, क्या दिया हुआ क्वेश्चंस में स्पीड दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है स्पीड बताओ, फर्स्ट ये क्या कहलाएगा v1 और ये क्या हो जाएगा आपका v2। तो क्वेश्चंस में वेलोसिटी गिवन है, v1 भी गिवन है एंड v2 गिवन है। तो ऐसे कंडीशंस में जब x1 और x2 जो है वो x के इक्वल हो जाए और वेलोसिटी डिफरेंट हो, तो इनको सॉल्व करने के लिए अभी तो हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, एवरेज स्पीड की वैल्यूज फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है, कंडीशन मालूम है, फार्मूला गिवन है, पुट करें सॉल्व करें। क्या होगा बेटा बोलो 2, v1 कितना है बोलो, यहाँ दिख रहा होगा, v1 की वैल्यूज कितनी है 20, v2 की वैल्यूज कितनी है 40, v1 प्लस v2 कितना हो गया बोलो, अब मल्टीप्लाई करने तो आता होगा, 40 इंटू 40 बाई कितना हो गया 60, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, ओवरऑल कितना हो गया जी, ए वी जी की वैल्यूज कितनी हो गई 80/3, खत्म, मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट, डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा नहीं कि 2 मिनट में खत्म, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर आपको कंडीशंस मालूम होगा तब, क्लियर है, ओके। तो बेटा अभी तक हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड पढ़ लिया। स्पीड में क्या पढ़ा, स्पीड क्या होता है ये मालूम है, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बता चुके हैं हम आपको, और एवरेज स्पीड भी बता चुके हैं। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें ही नाम है क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। भाई ध्यान रखें, वेलोसिटी क्या चीज़ होती है, वेक्टर क्वांटिटी, तो हम ऊपर में एरो लगा दिए, और ये डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है, ध्यान रखना। इसलिए डिस्प्लेसमेंट ही क्या करेगा, वेलोसिटी के डिस्टेंस को शो कर रहा होगा। और इसकी यूनिट तो मालूम ही होगा, क्या होता है बेटा यूनिट, जो डिस्टेंस का था, सॉरी
जो स्पीड का होगा यूनिट वही इसकी यूनिट होगी, यानी कि मीटर। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है और वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, मीटर पर सेकेंड, सॉरी, हाँ, यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड क्या था आपका, स्केलर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी ये फॉलो कर रहा होगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस क्या होता है भाई, अच्छा इसको पहले एक और चीज़ देख लो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स बाई डेल टी, इसको एक्स फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लिख सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या चीज़ होगी, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे जो पार्टिकल की स्पीड वेलोसिटी होगी वही क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस। तो भाई इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एक्स बाई डेल टी मीन्स डी एक्स बाई डी टी, यानी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला डी एक्स बाई डी टी होगा, ये ध्यान रखना, डी एक्स बाई डी टी। यानी डिफरेंशियल भी आना चाहिए आपको। अब डिफरेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे तो सॉल्व कर पाओगे, अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा।